नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में जाहिर है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, उनकी कौन सी दिक्कतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इन सब बारे में आपको वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस बार हमने 4 विधानसभा क्षेत्र उठाए हैं और उनके मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के साथ। आपको बता दें कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत ये पेहोवा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे सिख बाहुल्य, ये जो क्षेत्र है वो सिख बाहुल्य है और कहीं ना कहीं यहाँ का जो मतदान होता है, जो वोटिंग होती है, उनमें सिख समुदाय के लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। तो पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और ये पेहोवा क्षेत्र जो है वो किस लिए फेमस है, यानी किस लिए इसे जाना जाता है, तमाम चीजों की जानकारी के साथ ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात पेहोवा विधानसभा की करें तो पूरे विश्व में पेहोवा विख्यात है। यहाँ पर लोग अपने पितरों के पिंडदान और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। पेहोवा विधानसभा सीट सिख बाहुल्य सीट है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार या फिर इनेलो की, हमेशा यहाँ से सिख बिरादरी के नेताओं ने आवाज उठाई और वही जीते भी हैं। मौजूदा समय में पेहोवा विधानसभा में इनेलो पार्टी के जसविंदर सिंह संधू विधायक हैं, जिन्हें पेहोवा की जनता ने साल 2014 में जिताया था। संधू ने 9,347 वोटों से जीत दर्ज कराकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डीडी शर्मा को हराया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डीडी शर्मा को 39,763 वोट मिली थी और इनेलो के जसविंदर सिंह संधू को 49,110 वोट हासिल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि जनवरी महीने में लंबी बीमारी के बाद इनेलो के विधायक जसविंदर सिंह संधू का निधन हो गया और तभी से ये सीट खाली पड़ी हुई है। पेहोवा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 1,68,854 मतदाता हैं। मौजूदा विधायक इनेलो से जसविंदर सिंह संधू 1991 में भी विधायक बने और फिर 1996 में भी विधायक चुने गए, फिर सन 2000 और उसके बाद साल 2014 में, यानी लगातार 4 बार संधू विधायक चुने गए। सन 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री रहे हरमोहिंदर सिंह चट्ठा पेहोवा विधानसभा क्षेत्र से विजेता बने और कृषि मंत्री के साथ साथ प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी चुने गए। विकास कार्य काफ़ी हुए हैं जी हमारे पेहोवा हल्का में, लेकिन किसी कारणों से हमारे विधानसभा पेहोवा क्षेत्र से हमारा जो कैंडिडेट था वो पीछे हार गए थे कुछ वोटों से। लेकिन उसके प्रति जो हमारे नेता हैं वहाँ पर लोकल, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया हुआ है छोटे मोटे काम करने के लिए, तो उस हिसाब से पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हलकों में काम हो रहा है उस हिसाब से पेहोवा में भी ग्रांट और राशि पहुंची है। हर एक गांव की सड़क जुड़ी और गली जुड़ी, सभी को नाली धर्मशालाएं, सभी को कार्य विकास एक साथ मिलकर। बीजेपी का हमारे यहाँ विधायक नहीं थे, इनेलो पार्टी से थे जसविंदर सिंह संधू जी, जो बड़ी दुख की बात है। 4 महीने पहले वो स्वर्गवास हो गया था। और बीजेपी का विकास कार्य ये है कि हुआ तो है, लेकिन जो मौजूदा सरकार का एमएलए होता है उसके कार्य में एंटी पार्टी कार्य में थोड़ा फर्क होता है। पेहोवा विधानसभा के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या। हालांकि कई और बड़े मुद्दे भी हैं। यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। नशा भी पेहोवा विधानसभा के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि इसी विधानसभा के साथ पंजाब का जिला पटियाला भी शुरू हो जाता है, यानी ये एक सीमा में लगा हुआ है। पेहोवा विधानसभा में रोजगार के लिए आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, जिससे बेरोजगारी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई। स्वास्थ्य को लेकर पेहोवा में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। ना तो पीछे कांग्रेस की सरकार में जो 10 साल रही उस समय भी पेहोवा में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल था। आज भी वही हाल है पेहोवा में स्वास्थ्य का। रही बात शिक्षा की, शिक्षा का भी पेहोवा में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है
जिससे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। रोजगार के विषय में पिहोवा में तो कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ है ही नहीं है। एक दो फैक्ट्री थी, मिल्क फूड फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो चुकी है तकरीबन, और जो पेपर मिल है उसमें कुछ हमारे बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी कोई खास रोजगार के साधन नहीं है पिहोवा में बिल्कुल भी। बच्चों को बहुत दूर दूर बाहर जाना पड़ता है हर काम के लिए। अगर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ से कौन चंडीगढ़ की चौखट तक पहुँचता है, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल ये सीट खाली है, ऐसे में चुनौतियां भी ज्यादा हैं। पेवा से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और अब बात करेंगे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से पिछले तीनों बार से ही निर्दलीय विधायक जो हैं वही जीते हैं। तो ऐसे में चुनौती जो है वो जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मुद्दे यहाँ के भी काफी बड़े हैं और जिनका समाधान अभी तक कुछ का समाधान हुआ है तो कुछ का नहीं हुआ है। क्या है पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे और क्या कहती है यहाँ की जनता, आइए देखते हैं। कैथल जिले की विधानसभा सीट पुंडरी हमेशा से ही चर्चा में रही है। ऋषि पुंडरक के नाम पर बसे इस कस्बे का इतिहास में अपना अलग महत्व है। वेद पुराणों और महाभारत काल में भी पुंडरी का वर्णन किया गया है। अगर इस सीट की बात करें तो पिछले 3 बार से लगातार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर विधानसभा जा रहे हैं। लगातार 5 चुनाव से पुंडरी हलका निर्दलियों को विधायक बना रहा है। साल 2014 में यहाँ से जीते दिनेश कौशिक दूसरी बार विधायक बने और दोनों बार निर्दलीय जीते। यहाँ से ज्यादातर विधायक रोड या ब्राह्मण जाति से बनते आ रहे हैं। दिनेश कौशिक इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस बार बीजेपी टिकट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और इसके लिए काफी कोशिश भी कर रहे हैं। कौशिक का कहना है कि इस बार अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो निश्चित तौर पर पुंडरी की सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे और जो काम अधूरे पड़े हैं उन कामों को पूरा करवाएंगे। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जैसे पाई है, पाई के अंदर 57 करोड़ रुपए आए हैं। हावड़ी है, हावड़ी के अंदर लगभग 35 करोड़ आए हैं। फल गांव है, फल के अंदर भी लगभग 36-37 करोड़ रुपए आए हैं। कबड्डी की एकेडमी है वो मंजूर हुई है। इसी तरह से हावड़ी के अंदर है, हावड़ी के अंदर हॉकी की एकेडमी मंजूर हुई है और काम चल रहा है। उसमें लगभग 11.5 करोड़ रुपए ग्रांट आए हैं और बहुत बढ़िया एकेडमी भी और स्टेडियम भी बन रहा है। पुंडरी के अंदर स्टेडियम बन गया है। अब एक स्टेडियम फरल के अंदर बन रहा है। जो सड़कें हैं वो सड़कें सारी बन के तैयार हो गई हैं। जहाँ भी जो भी हमारे विकास के कार्य थे उस विकास के कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं। पुंडरी हलके के सर्वे में लोगों से बातचीत की गई तो यहाँ से जो मुख्य समस्या सामने आई है वो है पीने के पानी की समस्या और सीवरेज के पानी की निकासी की समस्या। वहीं स्कूल आने जाने वाले लड़के लड़कियों के लिए बसों की सुविधा नाम मात्र है, जिससे आए दिन स्कूल जाने वाली खासतौर पर छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आदमी नहीं निकल सकता, कोई ट्रैफिक नहीं निकल सकती। और हमारे मोहल्ला में जाकर देखो, कुछ अगर मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती में जितना भी गंदा पानी यदि चौदह जोड़ का सारा उसमें आने लग रहा टूंटिया में। तो क्या शिकायत कभी दरखास्त दे ली कहीं, पर वहाँ बेशर्म हो रहे हैं जो दफ्तर में बैठे हैं, कोई वह नहीं कर रहे हैं। जो मूलभूत आम समस्या होती है, सड़क, शिक्षा और परिवहन, जो आम जन नागरिक को मुहैया सरकार की करानी जिम्मेदारी होती है, तो उन मुहैया सुविधाओं में से एक प्रमुख सुविधा यहाँ परिवहन की सुविधा है। जो कैथल से करनाल सड़क है वो निर्माणाधीन है, लेकिन उस पर जो हरियाणा राज्य परिवहन की बसें हैं वो बहुत कम मात्रा में चलती हैं, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले, चाहे वो कोई कर्मचारी हो चाहे वो छात्र हो, बहुत ही त्रस्त और परेशान है। वहीं पुंडरी की सब्जी मंडी की अगर बात करें तो काफी गंदगी से सब्जी मंडी अटी पड़ी है। जब बरसात आती है तो ये मंडी पानी से भर जाती है। अनाज मंडी का भी यही हाल है। बरसात के दिनों में अक्सर पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और सड़कें काफी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। किसानों को फसल लाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर मंडी में जब वे फसल लेकर आते हैं तो इन्हीं टूटी फूटी सड़कों की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें होती हैं।
निकासी तो जी पूरे शहर में ही, आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग देख लो, बस स्टैंड देख लो, आप पुलिस स्टेशन देख लो, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, हर जगह मान लो निकासी बिल्कुल नहीं है, 0% है। एक हल्की सी बरसात के बाद पानी ऐसे बच जाता है जैसे कोई तालाब वगैरह हो। पीने का पानी भी तकरीबन 90% जी हल्का ही है, क्योंकि पानी अगर कहीं भी फैलेगा पाइपों वगैरह में तो थोड़ी सी भी लीकेज होगी तो पूरे शहर में फैल जाएगी गंदगी। वो मंडी में तो सबसे बड़ा गंद बहुत ज़्यादा है, सफाई नहीं होती इसकी जी बिल्कुल जी। उसके बाद शहर में निकासी नहीं पानी की बिल्कुल भी। तालाब है हमारा, एक पुंडरक तीर्थ है, उसके चारों तरफ जो है मकान, जो रहने वाली कॉलोनियाँ है, उनकी दीवारें टूटी पड़ी हैं, त्रेड़े आई पड़ी हैं। 50 बार हमने कह लिया कि इसके चारों तरफ दीवार बन जाए। आप थोड़ी बरसात हो जाए इतना पानी हो जाता है, बाइक निकालनी मुश्किल हो जाती है, गाड़ी तो निकालनी और बात है जी। ये तो जी मेरे ख्याल में हम तो 50 साल से देख रहे हैं इसको जी। ऐसी ही समस्या है, इसकी कोई हल नहीं हुआ। हालांकि यहाँ के विधायक दिनेश कौशिक की माने तो इस हलके के लिए वे 500 करोड़ की ग्रांट लेकर आए हैं और उस ग्रांट से काफी काम इस समय चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र की जनता की समस्याएं क्या वाकई समय रहते पूरी होंगी और क्या जनता अपना नेता दोबारा उन्हें ही चुनेगी या फिर कोई नया विकल्प देखेगी। पुंडरी से जोगिंदर कुंडू के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए हमने 2 विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से आपको अवगत कराया। ब्रेक के उस पार भी 2 और विधानसभा क्षेत्र की बात। बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र की। कैथल जिले की जो जनसंख्या है वो है करीब 13 लाख, यानी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो विधानसभा चुनावों के नतीजे डिसाइड करती है। ऐसे में ये देखना लाजमी है कि यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान पिछले 5 साल के मनोहर सरकार के कार्यकाल में हुआ, नहीं हुआ तो क्या वजह रही और यहाँ की जनता क्या डिमांड करती है। देखिए रिपोर्ट। 1989 में बना जिला कैथल। इस जिले की 4 विधानसभा सीट है, गुहला, पुंडरी, कलायत और कैथल। कैथल जिले की करीब 13 लाख जनसंख्या है। इस विधानसभा सीट से पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस की जीत होती आ रही है। साल 2004 की अगर बात करें तो कांग्रेस के शमशेर सुरजेवाला यहाँ से विधायक बने थे और उसके बाद उनके सुपुत्र और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला 2009 में विधायक बने। दोबारा फिर 2014 में बीजेपी की लहर में वे यहाँ से विधायक चुने गए। हरियाणा में जब कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी तो उस समय कैथल में विकास के काम तो हुए, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी चल रहे काम अधूरे रह गए और आज तक वो काम पूरे नहीं हुए। आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का कोई समाधान नहीं, ना पहले था ना अब है। अब भी यूँ की त्यों है, सड़कों पे गऊओं की समस्या है या जाम की स्थिति है या जैसे सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है। यूँ की त्यों गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, किसी भी रोड पे चले जाओ आप पॉलीथीन के भरमार है। गऊ जिसको सरकार गऊ माता कहते हैं वो गंदे पॉलीथीन में मुँह मारते मिलती है। कभी देखना रात के समय हमें एक्सीडेंट होने की इतनी संभावना रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। डेली कोई न कोई हादसा होता है। सबसे मेन समस्या तो आवारा पशु है, बस गाय, कुत्ते और घोड़े, ये सबसे मेन समस्या है। पीने के पानी की कैसा? हाँ, कॉलोनियों में पीने का पानी 50% कॉलोनी में गंदा पानी आता है। सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं हमेशा। सीवरेज रुके हुए हैं सर, सारे टोटली शहर के। ये भी सफाई कराने के वो हुए हैं। जो पीने के पानी है वो पाइप की लीकेज की वजह से गंदा आता है, जिनसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनको भी सुधार आ जाए थोड़ा सा। वैसे कामों की कोई कमी नहीं है वैसे कैथल के अंदर, लेकिन 2-3 मूलभूत सुविधाएं हैं। एक बेरोजगारी होगी, एक पीने का पानी हो गया, कुछ ये समस्याएं हैं। कैथल का जो पानी खड़ा होता है जी सीवरेज रुकने की वजह से, अब इस छात्रावास रोड पे पानी खड़ा हो जाता है जी, 2 बूंदे भी आ जाए तो इसकी निकासी नहीं है जी कैथल की। इस समय कैथल विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्या पीने के पानी और सीवरेज की समस्या है। एक और समस्या है वो है बरसाती पानी की निकासी की, जो पिछले काफी समय से चली आ रही है, जो न तो कांग्रेस की सरकार के दौरान दूर हुई और न ही अब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। शहर के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक गंदा पानी वो पी रहे हैं और ये मजबूरी में पी रहे हैं और इस बारे में उन्होंने कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। समस्या जस की तस है।
बहुत गंदा पानी आ रहा है, हम पीने के भी बहुत तंग हो रहे हैं। दूसरी कॉलोनी में पानी ले हम पीने वास्ते। तो आप यही पानी पीते हैं जो ये आपको? और क्या करें जी, मजबूरी में। जब ये पानी नहीं कहीं से पानी मिलता तो ये रख दे, थोड़ा साफ हो जाए तो इसको पानी को उबाल के थोड़ा सा पिलाते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चे बहुत बीमार भी होते हैं। बहुत बीमार हो गए जी हमारे बच्चे। डॉक्टरों के घर हम तो बार बार दवाई लेने जाते हैं जी। पानी तो जी सालों से चल रहा है ये ऐसा ही। सीवरेज साफ करते हैं, फिर साफ हो जाए, फिर उसके बाद बारिश हो जाए, फिर बढ़ जाए, फिर गंदा आने लग जाए। तो आप यही पानी पीते हैं? यही पीवा जी हम तो, और कहाँ से लाए? काफी दिनों से चले हुआ जी पानी, मारी कोई सुनाई नहीं करी। आमा गेड़ा मारा और चले जहाँ जी शिकायत एक्शन लग भी शिकायत कर दी जी। जही पा भी और SDO भी सारे आन का चले जहाँ। सीवरेज भी ब्लॉक पड़े हैं? सीवर भी ब्लॉक हो जा, मैन हॉल ऊपर हो जा जी, हमारा बुरा हाल हो जा जी। उसी मुख्य समस्या तो ये है कि गली के अंदर पानी की है, सफाई की है। जो बारिशों का पानी है उनका मान लो निकासी नहीं है। जो अंदर मान लो बाहर नाले बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं है, आगे से बंद है तो वो पानी फिर बैक ही मारता है। तो पीने के पानी भी सुनने में आया? पीने का पानी है ना, गंदा पानी आ रहा तो वो पीने के लायक नहीं है। जिन्होंने RO लगाओ या गर्म करके करो फिर पीने के लायक बनता है। पीने के लायक बिल्कुल नहीं है पानी। जब बरसात आती है तो सीवरेज की ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं एक और समस्या है, वो है पार्किंग की। शहर में पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। आए दिन इसको लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या स्थिति में कोई सुधार होता है। कैथल से जोगिंदर कुंडू के साथ PTC न्यूज हरियाणा। और अब बात करते हैं थानेसर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। आपको बता दें कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, यहाँ जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन जो उम्मीदवार है उसका बर्ताव कैसा रहा है इन दिनों इस पूरे कार्यकाल के दौरान और उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में थानेसर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनकी उम्मीदें इस बार के उम्मीदवार से क्या है और वो किन किन समस्याओं को लेकर परेशान हैं, इन तमाम सवालों के साथ हमने वहां का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। थानेसर विधानसभा की अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार में करोड़ों रुपए के काम हालांकि हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी मांग यहाँ की जनता कर रही है। बहरहाल सबसे पहले हम इस विधानसभा क्षेत्र की गणित की बात करते हैं। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या है 99,123 और महिला मतदाताओं की तादाद है 89,893, यानी कुल 1,89,016 मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों में सबसे अधिक हरिजन और पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 60,000 है। पंजाबी मतदाताओं की तादाद है 16,031, वाल्मीकि मतदाता हैं 9,182, बनिया 10,211, जाट मतदाता 26,891, रोड मतदाता 10,218, राजपूत मतदाता 3,801, ब्राह्मण मतदाता 15,117 और गुर्जर मतदाताओं की तादाद है 3,008, जो विधानसभा चुनाव में हार जीत में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उम्मीदवार का कैसा यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ उम्मीदवार का बर्ताव भी बहुत मायने रखता है। जात पात का ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इससे भुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। थानेसर में इकोनॉमी जो है वो है खेतीबाड़ी। यहाँ के लोगों की मांग है कि इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहाँ इंडस्ट्री आए, जिससे कि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो और क्षेत्र का विकास हो। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों की क्या मांगे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य कुछ जगह हुए हैं, लेकिन कुछ जगह जो है सुनी पड़ी है बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल जगह जगह पे बहुत ज़्यादा खड्डे हुए हैं और उसके अंदर ईंटें जो है भर रखी हैं, उससे पब्लिक को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है। 5 साल में आपकी नज़र में कोई विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन इतना कोई उचित विकास कार्य नहीं है। यहाँ की सड़कों का, गलियों का, सेक्टरों की गलियों का, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी जो है ना इस कार्यकाल में हुई है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि अभी जैसे काम लगातार चल ही रहा है और अच्छे जो है ना रिजल्ट आएंगे सामने। लेकिन थोड़ा सा यात्री जो बाहर से आते हैं, जैसे धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है,
कुछ एक चीज़ों पे अंकुश लगाना जरूरी है। विधायक के 2014 में हुए चुनावों में बीजेपी के सुभाष सुधा को 68,080 वोट मिले थे, जबकि इनेलो प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को 42,442 मत मिले थे। सुभाष सुधा 25,638 वोटों से जीते थे। इससे पहले साल 2009 के थानेसर विधानसभा परिणाम इनेलो के अशोक अरोड़ा के पक्ष में रहे थे। उन्होंने तब कांग्रेस के रमेश गुप्ता को हराया था। वहीं इससे पहले साल 2000 के चुनावों में इनेलो के अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस की शशि सैनी को पटकनी देकर विजय हासिल की थी। थानेसर विधानसभा में चुनावी मुद्दे अगर कहें तो यहाँ इलाके में बड़ा उद्योग नहीं है, पर्यटन का विकास नहीं हुआ है, पटियाला कुरुक्षेत्र हरिद्वार रेल लाइन का विकास भी नहीं हुआ है, यानी इसकी भी बाट जो है वो यहाँ के लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा, जिसे दूर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं लोग इस पर क्या कह रहे हैं। सर, विकास कार्य के नाम पर ना पूरे शहर के इतनी बुरी स्थिति है आज की डेट में। पूरे सड़कों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये खासकर पीपली से लेकर के अपना मिर्जापुर और थर्ड गेट तक का रोड बीच में, जहाँ पर हम बोलते हैं ये एजुकेशन हब है, टूरिस्ट हब है, उसको ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ आप देख सकते हो कि सड़क के बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उसमें गिर करके कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, खासकर टू व्हीलर वाले के साथ में। और अभी ये देख लो विकास कार्य ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फाटक अभी हरियाणा रोडवेज की बस ने तोड़ा है। अभी कितना मतलब नियमों की अनदेखी हो रही है। निस्सर विधानसभा में विकास कार्य इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, और हमने तो अपने टाइम में ऐसा विकास कभी देखा ही नहीं है। आज तक इतने साल हो गए हैं, पहले कांग्रेस की सरकार भी आई, मतलब इनेलो की सरकार भी आई, तो बीजेपी भी पहले भी आई है। पहले इतना कार्य हमने कभी देखा नहीं है, और इस टाइम तो इतना कार्य हो रही है, जगह जगह पे विकास हो रहा है यहाँ। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज। तो इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।